हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1 अलजेब्रा का चैप्टर 4 जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। हम लोगों ने इसका प्रैक्टिस सेट 4.1 ऑलरेडी खत्म कर दिया है। उसके दो वीडियोस थे, दो पार्ट में मैंने आपको उसके सारे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से समझना है तो लाइन वाइज हर एक प्रैक्टिस सेट का हर एक क्वेश्चन समझना पड़ेगा। ऐसे मत सोचो 4.1 तो ईजी है, सीधा 4.2 देखता हूं, फिर नहीं समझ में आएगा, कहीं ना कहीं पे तो अटक जाओगे। इसलिए चुपचाप टाइम निकालो, बोर मत हो और 4.1 से शुरू करो। आज 4.2 शुरू करने के पहले मैं 4.1 के बेसिक फॉर्मूले एक बार रिवाइज करवा लेता हूं, फिर 4.2 शुरू करेंगे। तो 4.1 में हमने ये तीन बेसिक फॉर्मूले समझे थे कि रेट ऑफ सीजीएसटी, रेट ऑफ एसजीएसटी कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ जीएसटी डिवाइड बाय 2, उसका आधा करने का। ये इक्वल टू का मतलब क्या, सीजीएसटी और एसजीएसटी के रेट्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी की जो वैल्यू आएगी, रेट मतलब तो परसेंटेज में होगा ना, जो इसकी वैल्यू आएगी वो भी इक्वल होगी। ठीक है, और अगर उसमें से जीएसटी में से निकालना है तो जीएसटी को डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो मिल जाएगा। अगर रेट ऑफ जीएसटी निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, मुझे पता है कि अगर एसजीएसटी को डबल कर दूं या सीजीएसटी को डबल कर दूं तो मुझे जीएसटी मिल जाएगा, क्योंकि इसको हाफ कर रहे थे तो ये मिल रहा था ना, तो इसको डबल करेंगे तो हम लोग को ये मिल जाएगा। देखो ना यार, 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा ना, 2 मल्टीप्लाई होता है मतलब डबल। या फिर मैं बोल सकता हूं रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो, रेट ऑफ एसजीएसटी प्लस रेट ऑफ सीजीएसटी। याद रखना ये दोनों जुड़वा भाई है और ये पापा, इसको निकालना है तो दोनों को ऐड कर देने का। ठीक है, थर्ड वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टैक्सेबल वैल्यू। जो पैसा हम उसको भर रहे हैं, जो लोगों से हमने चीजें खरीदी है उनको जो पैसा भर रहे हैं, उसके ऊपर जब जीएसटी लगता है, दोनों को ऐड करके जो मिलता है उसको टोटल प्राइस बोलते हैं या परचेज प्राइस बोलते हैं। ठीक है, ऐसी आदत नहीं होती हमारी कि घर पे जाके हम बोलेंगे अरे चॉकलेट लिया, 10 रुपए का चॉकलेट है, 2 रुपए का जीएसटी भरा इसलिए टोटल 12 रुपए हुए। हम सीधा ऐसे बोलते हैं हमने 12 रुपए भरे। फिर उसमें जीएसटी कैलकुलेट करना है तो अलग से कैलकुलेट करके हम बताते हैं कि भाई इस पे 5% जीएसटी है या 12% जीएसटी है, वो निकाला तो हमको पता चला कि टैक्सेबल वैल्यू क्या थी और जीएसटी क्या था। लेकिन टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर ही जीएसटी लगता है। ठीक है, फिर जो आया दोनों को ऐड करके हमको टोटल प्राइस मिलती है। 4.1 एक बार जाके देख लो, यही फॉर्मूले यूज करके हमने सारे क्वेश्चंस किए। चलो शुरू करते हैं 4.2। 4.2 समझने के लिए टेक्स्ट बुक में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। वो एग्जाम्पल के कैलकुलेशंस थोड़े ट्रिकी है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। आप कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान मत दो, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल, सपोज मैन्युफैक्चरर ऑफ अ वॉच हैज सोल्ड वन वॉच फॉर ₹200। ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने घड़ी बनाई, खुद का प्रॉफिट लगाया उसमें, और 200 रुपए में उसने किसको बेचा, होलसेलर को। ठीक है, होलसेलर ने क्या किया, वही वॉच उसने 300 रुपीज में रिटेलर को बेची। होलसेलर क्या करते हैं पता है ना, होलसेल की शॉप में वो सारे रिटेलर्स जाके वहीं से खरीदते हैं। ठीक है, रिटेलर डायरेक्ट फैक्ट्री से नहीं खरीद सकता, अगर वो फैक्ट्री से खरीद सकता तो खरीद लेता, लेकिन यहाँ पे उसको होलसेलर से खरीदना पड़ रहा है, तो होलसेलर भी अपना प्रॉफिट लगाएगा ना। उसने 200 में खरीदा, लेकिन उसकी दुकान का रेंट होगा, उसके लाइट बिल होंगे, उसके पास लोग होंगे, उनकी सैलरी होगी, तो प्रॉफिट तो लगाएगा नहीं, तो लोगों को पैसे कैसे देगा। तो होलसेलर ने अपना 100 रुपया प्रॉफिट बनाया और 300 रुपए में रिटेलर को बेचा। अब रिटेलर ने कस्टमर को मस्त अच्छे से कन्विंस किया, उसको सारे वॉचेस कंपेयर करके बताए, और ये सब करने का उसके शॉप का रेंट, उसका लाइट बिल सब कुछ होगा तो वो भी प्रॉफिट बनाएगा। उसने कस्टमर को वही घड़ी 400 रुपए में बेची। ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी चार्ज एट एवरी स्टेज इज 12%। एवरी स्टेज पे जीएसटी हमेशा सेम ही चार्ज होता है, और ये केस में घड़ी है और घड़ी पे 12% दिया हुआ है। ठीक है, then how each trader pays GST and takes his input tax credit at every stage is shown in the following flowchart। अब ये input tax credit वर्ड देख के डरो मत, वो बाद में देख लेंगे। ये पूरा ट्रांजैक्शन कैसे बता रहा है वो, ये फिगर देखकर बहुत डर लगेगा, बहुत सारे एरोज हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं। जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ उसी चीज पर ध्यान दो। मैं इधर बात कर रहा हूं और आप ये नंबर देख रहे हो ना, तो आपको लगेगा अरे क्या हो गया। जो नंबर मैं बोल रहा हूं, जो वर्ड मैं बोल रहा हूं, उसी पे ध्यान दो। पहले मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को घड़ी बेची, कितने में बेची, 200 रुपए में। फिर होलसेलर ने रिटेलर को घड़ी बेची, कितने में, 300 रुपए में। फिर रिटेलर ने कस्टमर को घड़ी बेची, कितने में, 400 रुपए में। ठीक है, हर जगह जीएसटी कितना है, 12%। अगर मैन्युफैक्चरर ने घड़ी होलसेलर को 200 रुपए में बेची थी तो जीएसटी भी तो लेगा। जीएसटी क्या होगा, 200 में बेची थी ना, तो 12% जो रेट है ऑफ जितने में बेची, टैक्सेबल वैल्यू 200। 12% ऑफ 200 कैसे कैलकुलेट होगा,
12% ऑफ 200 ऐसे निकालते हैं, 12/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और 200, 0 कट 0 कट, 12 2 हो गया 24 रुपीज। तो जब मैन्युफैक्चरर होलसेलर को घड़ी बेचेगा तो वो 200 रुपए तो खरीद लेगा ही, प्लस ये 24 रुपए जीएसटी भी कलेक्ट करेगा। क्यों जीएसटी कलेक्ट करेगा? क्योंकि गवर्नमेंट कल आके मैन्युफैक्चरर को बोलेगी भाई तूने घड़ी बेचा, उस पर तो 12% टैक्स था, निकाल टैक्स। तो मैन्युफैक्चरर थोड़ी ना पहले बोलेगा कि नहीं मैं 200 में से ही मेरा जो आ रहा था उसमें से काट के दे दूंगा। नहीं, मैन्युफैक्चरर बोलेगा मैं तो जो जीएसटी है वो होलसेलर से ही लूंगा। ठीक है, याद रखना है बच्चों, एंड में जो जीएसटी है ना, जो टैक्स है ना, वो कस्टमर ही भरता है। ये लोग कोई जीएसटी एक्चुअल में भरने नहीं वाले, ये लोग सिर्फ भरने का काम करेंगे। ठीक है, लेकिन जो जीएसटी का पैसा है ना वो कस्टमर ही दे रहा है इनको। तो मैन्युफैक्चरर 200 रुपया जो है खुद का वो तो जेब में ही डालेगा, 24 रुपया जो जीएसटी आया ना वो होलसेलर को बोलेगा चल निकाल 24 रुपए। तो इनफैक्ट जब उसने घड़ी बेची तो 200 रुपीज में नहीं बेची, उसने 200 प्लस 24 224 रुपीज में बेची। लेकिन उसने क्या किया, 200 रुपया अपने जेब में डाला और 24 रुपीज जीएसटी गवर्नमेंट को भर दिया। ये सब मत देखो, खाली इतना देखो कितना जीएसटी भरा, 24 रुपए। ओके, अब होलसेलर ने सेम घड़ी रिटेलर को कितने में बेची, 300 रुपए में। देखो रिटेलर ने 300 रुपया भरा, लेकिन रिटेलर खाली है 300 रुपया भरेगा क्या? नहीं, उसको जीएसटी भी तो कलेक्ट करना है। जीएसटी कितना होगा, जितने में भी बेचा उसका 12%, तो 12% ऑफ 300। फिर से कैलकुलेट करेंगे, आएगा ना आपको 12% ऑफ 300 करोगे तो 36 रुपीज। तो जब होलसेलर ने रिटेलर को घड़ी दी तो उसने 300 रुपीज तो लिए, प्लस ये 36 रुपए लिए। ठीक है, एग्जैक्ट 36 नहीं लिए, मैं आपको समझाऊंगा, अभी खाली ये वाला कैलकुलेशन समझा रहा हूं। ये 36 रुपए से कम आएगा। ठीक है, तो 36 रुपीज आया जीएसटी केस में। जब रिटेलर ने कस्टमर को घड़ी बेची तो कितने में बेची, 400 रुपीज में, लेकिन जीएसटी तो लगेगा ना, 400 के ऊपर 12% निकालोगे तो आएगा 48। तो ये 48 रुपीज कस्टमर और देगा, 400 तो देगा ही, प्लस 48 देगा तो आएगा 448। अभी आप देखो ये पूरा चेन बन रहा है, ये इधर 48 रुपीज जीएसटी बनता है, इधर से यहां बेचेगा 36 रुपीज बनता है, जब ये वाला ट्रांजैक्शन हुआ तो 24 रुपए जीएसटी बनता है। ठीक है, तो ये जीएसटी इसने 24 रुपए तो दे दिया। मैंने आपको बताया कि पूरा जीएसटी कस्टमर देता है, होलसेलर रिटेलर मैन्युफैक्चरर ये सिर्फ जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। ये जीएसटी ये लोग अपने पास नहीं रख सकते। जीएसटी क्या है, टैक्स है, कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है, इन सबसे लेती नहीं है। ठीक है, लेती तो कस्टमर से ही है, ये सब क्या करते हैं, कस्टमर से कलेक्ट करते हैं। अभी आप मेरे को बात बताओ, अगर गवर्नमेंट हर कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करने जाएंगी, कितने कस्टमर होंगे यार? आप एग्जांपल ले लो डीमार्ट का। डीमार्ट में सैटरडे संडे आप जाते हो तो एक दिन में कितने कस्टमर होते हैं, 20-30 हजार कस्टमर आते होंगे। वो 20-30 हजार कस्टमर से गवर्नमेंट जा जाके बोलेगा अरे जीएसटी दे, अरे जीएसटी दे? नहीं बोलेगा ना, गवर्नमेंट सीधा डीमार्ट को बोलेगा चल जीएसटी निकाल। तो गवर्नमेंट के लिए आसान हो जाएगा, डीमार्ट 30,000 लोगों से बिल बना के पैसे तो लेने ही वाला है, तभी जीएसटी हर एक से ले लेगा। और जब महीना खत्म होगा या क्वार्टर खत्म होगा, वो जीएसटी डीमार्ट गवर्नमेंट को दे देगा, बोलेगा भाई मैंने तुम्हारे लिए टैक्स कलेक्ट किया था, ये लो, तो गवर्नमेंट ले देगी। ठीक है, तो एंड में उसने कस्टमर से ही कलेक्ट किया, लेकिन उसने कलेक्ट करके रखा और मंथ एंड पे जो भी उसका डेट है उस दिन उसने गवर्नमेंट को भर दिया। तो 48 रुपीज जीएसटी था। ठीक है, ये घड़ी के ऊपर कस्टमर ने 48 दिया। अभी 48 रुपीज से ज्यादा जीएसटी तो जाना ही नहीं चाहिए ऊपर। अगर आप यहां पे देखो गवर्नमेंट को, अगर ये 24 प्लस 36 कितना होता है, 24 प्लस 36 होता है 60, 60 प्लस 48 कितना होता है, 108, करेक्ट। तो ये इतना सारा टैक्स नहीं मिलने वाला, पूरा मिला के टैक्स 48 रुपीज ही जाने वाला है गवर्नमेंट के पास। ये बीच के जो कैलकुलेशन है ना, यहाँ पे थोड़ा गेम बनेगा, उससे पता चलेगा कि हाँ यार एंड में 48 रुपीज गया। लेकिन मैन्युफैक्चरर अलग जीएसटी भरेगा, होलसेलर अलग भरेगा, रिटेलर अलग भरेगा, लेकिन टोटल मिला के 48 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये लोग बहुत स्मार्ट लोग हैं, ये लोग अपनी जेब से जीएसटी नहीं देंगे। जीएसटी तो कस्टमर ने जो दिया वही जा रहा है, लेकिन अलग अलग स्टेज पे अलग अलग जा रहा है। तो यहां पे हमको पता है मैन्युफैक्चरर ने 200 में बेचा था, करेक्ट, उस पर जीएसटी कितना लगा, 24 रुपीज, तो ये 24 रुपीज इसने भर दिया। ठीक है, जब होलसेलर के पास बात आई तो उसने जीएसटी कितना कलेक्ट किया है, 36 रुपए। ठीक है, वो पूरा 36 नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा, बिकॉज वो बोलेगा भाई ये 36 रुपए मैं पूरा नहीं लूंगा, मैंने
मैन्युफैक्चरर को 24 रुपया जीएसटी दिया था। वो 24 रुपया मैं नहीं दूंगा, वो तो कस्टमर देता है। तो ये 24 रुपया जो मैंने दिया वो ये 36 में से मैं निकाल लूंगा और मेरी जेब में डालूंगा। 36 में से 24 निकालूंगा तो क्या बचेगा? 12। 24 रुपया उसने जेब में डाला, जो बचा 12 रुपया, वो 12 रुपया उसने दे दिया गवर्नमेंट को। फिर जब रिटेलर पे बात आई, रिटेलर ने क्या किया? उसने 48 रुपीज कलेक्ट किया कस्टमर से। वो भी इतना सीधा तो है नहीं कि 48 रुपीज सीधा गवर्नमेंट को दे देगा, नहीं। रिटेलर ने होलसेलर को कितना जीएसटी दिया था? 36 रुपीज। तभी जाके होलसेलर ने घड़ी बेची ना उसको। तो ये जो 36 रुपीज है रिटेलर ने अपनी जेब से दिया, तो वो क्या बोलेगा? कस्टमर से मुझे 48 रुपीज मिला, उसमें से 36 रुपया तो मैं अपनी जेब में डालूंगा। ठीक है, तो कितना बचा? 12 बचा। 12 जो है वो मैं गवर्नमेंट को भर दूंगा। ठीक है, तो देखो, जो मैन्युफैक्चरर है उसने 24 रुपया भरा, जो होलसेलर है उसने 12 रुपया भरा, जो रिटेलर है उसने 12 रुपया भरा। टोटल कितना हुआ? 24 प्लस 12 प्लस 12, 12 प्लस 12 24 होता है, 24 प्लस 24 48। तो टोटल जीएसटी कितना भरा गया? 48 रुपीज। दिख रहा है, कस्टमर ने ही 48 रुपीज दिए थे, वही जीएसटी भरा गया। आप सोचेंगे सर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया है, सीधा कस्टमर से ले लो ना जीएसटी। ऐसे नहीं ले सकते, सीधा कस्टमर के साथ डील नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ना, ये ट्रांजैक्शन कितने हो रहे हैं उससे पता चलता है कि बिजनेस क्या चल रहा है ना। नहीं तो टैक्स चोरी हो जाएगी बीच में। सपोज उसने घड़ी खरीदी और होलसेलर रिटेलर को बेच ही नहीं पाया। अगर होलसेलर रिटेलर को बेच नहीं पाया तो भी गवर्नमेंट को ये 24 रुपया तो जीएसटी मिलेगा ही ना। हर चीज बिकेगी थोड़ी ना। बहुत सारे रीजन है कि ये चेन क्यों बनाते हैं ऐसे। ठीक है, हर स्टेज पे जीएसटी कलेक्ट किया जाता है और वो जीएसटी गवर्नमेंट को सबमिट किया जाता है, लेकिन जो एंड में कस्टमर जो जीएसटी देता है वही जीएसटी टोटल गवर्नमेंट को जाता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। तो ये हर जगह से अलग अलग मिल रहा है। ऐसे 10 लोग होते हैं ना बीच में, कि विराट ने रोहित को बेचा, रोहित ने शमी को बेचा, शमी ने सिराज को बेचा, सिराज ने जडेजा को बेचा, जडेजा ने श्रेयस को बेचा। तो श्रेयस ने अगर 100 रुपया जीएसटी दिया है ना, तो ये सब जो बीच में हीरो लोग थे ना, सब लोग जो जो जीएसटी गवर्नमेंट को देंगे टोटल मिला के 100 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। बिकॉज एंड में कस्टमर जो था श्रेयस, उसने जो टैक्स भरा वही टैक्स पूरा मिलता है। बहुत कंफ्यूजिंग साउंड करता है, बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाते हैं, आपको सीए नहीं बनना, बस इतना समझना है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कि जो लास्ट में कस्टमर जीएसटी देता है ना, वही टोटल जीएसटी गवर्नमेंट के पास जाता है। लेकिन तीनों जो भी चेन है, जितने लोग हैं वो अलग अलग जीएसटी देते हैं, मिला के टोटल वो इतना ही आएगा जो कस्टमर ने दिया। ठीक है, मुझे पता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी है। मैं कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डिटेल में समझा रहा हूं, इतना डिटेल में कोई समझाता भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस इतने सिंपल है कि ये सब समझने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट थोड़ा देखते हैं ना क्या है, नहीं समझा ना आपको ये, तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लो। उसके बाद भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो ज्यादा टेंशन मत लो, इसके क्वेश्चंस मैं कराऊंगा ना, क्वेश्चन आपको वो टाइप का कोई भी दे देंगे, आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आप आगे जाके कॉमर्स लेते हैं या सीए का पढ़ते हैं, तब आपको ये समझ में आएगा, अच्छा सर ने बताया था कि जीएसटी हर जगह पे अलग अलग कलेक्ट होता है, लेकिन टोटल कस्टमर ने जो भरा उतना ही कलेक्ट होता है। तब आपको शायद ये बहुत अच्छा लगे। अभी आपको ऐसा लग रहा हो यार क्या फायदा है इसका, बहुत ज्यादा फायदा है, ये सबसे ज्यादा काम का चैप्टर है। आगे जाके लाइफ में आप इन सर्कल, सर्कम सर्कल, कंस्ट्रक्शन से ट्रायंगल, ये सब नहीं बनाने वाले। आप पैसा ही कमाने वाले और पैसा भरने वाले, खर्च करने वाले। तो तब टैक्स आएगा, तब समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब ये इसमें अलग अलग से जीएसटी सीजीएसटी दिया है, ये मैं नहीं जा रहा डिटेल में, क्योंकि आपको पता है कि 24 रुपया जीएसटी मतलब आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में किया था ना हमने, इक्वल होता है। तो ये 24 रुपया कैसे होगा? 12 रुपया सीजीएसटी, 12 रुपया एसजीएसटी। जब ये 36 रुपया भरेगा तो 36 का आधा कितना होता है? 18। तो 18 रुपीज सीजीएसटी, 18 रुपीज एसजीएसटी। जब ये 48 रुपीज भरेगा कस्टमर, तो 48 का आधा कितना होता है? 24। तो 24 रुपीज सीजीएसटी, 24 रुपीज एसजीएसटी। ठीक है, इक्वल होता है हमेशा। इनवॉइस का मतलब क्या होता है? बिल। जब मैन्युफैक्चरर होलसेलर को घड़ी देगा तो ये बिल बना के देगा। मैंने बताया था घड़ी की प्राइस भले 200 रुपया हो, लेकिन वो होलसेलर से कितना पैसा लेगा? 200 तो लेगा ही, प्लस ये जीएसटी कलेक्ट करेगा 12 रुपए, सीजीएसटी एसजीएसटी। 12 और 12 24 होता है ना, तो 200 प्लस 24, 224 रुपए इससे लेगा। और ये जो 24 रुपए मिले ना, खुद के जेब में नहीं डालेगा, ये मैन्युफैक्चरर सीधा गवर्नमेंट को दे देगा। जब होलसेलर रिटेलर को बेचेगा तो उसको बिल बना के देगा ना, तो ये बिल होगा। वो बिल में कितना जीएसटी है? 36 रुपए। ये 36 रुपए वो पूरे अपने जेब में डालेगा क्या? नहीं। जो 24 रुपए जीएसटी उसने मैन्युफैक्चरर को दिया था वो निकाल लेगा इसमें से, 36 में से 24 निकाल लेगा, बचा 12 रुपया, वो 12 रुपया वो गवर्नमेंट को दे देगा। जब ये कस्टमर को बेचेगा तब क्या बिल बनाएगा? ये वाला 400 रुपए की घड़ी, 48 रुपीज टैक्स, 448।
ये 48 रुपीज पूरा वो गवर्नमेंट को देगा क्या? नहीं, उसने 36 रुपीज ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक है, किसको? होलसेलर को। तो 36 रुपीज ये 48 में से माइनस कर लेगा, बचा कितना? 12 रुपया। वो 12 रुपया वो गवर्नमेंट को सबमिट कर देगा। कस्टमर ने जीएसटी गवर्नमेंट को दिया क्या? नहीं, कस्टमर कभी गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं देता, ठीक है। एंड कस्टमर हमेशा आगे वालों को देता है जीएसटी। ये लोग सब जीएसटी जमा करके गवर्नमेंट को देते हैं, ठीक है। इसलिए जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब क्या? भरता कस्टमर है लेकिन डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं भरता, वो इनको भरता है और ये लोग गवर्नमेंट को भरते हैं, इसलिए इनडायरेक्टली जा रहा है ना, तो इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। आपने इनकम टैक्स का नाम सुना होगा। इनकम टैक्स हर एक बंदा डायरेक्टली गवर्नमेंट को भरता है, इसलिए इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जीएसटी जो है वो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को कभी नहीं भरते अगर आप कस्टमर हैं तो, ठीक है। बिजनेसेस जो होते हैं ना वो लोग ही भरते हैं, तो वो आप बिजनेस को देते हैं, बिजनेस जाके गवर्नमेंट को देता है, इसलिए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी को इनडायरेक्ट क्यों बोलते हैं, समझ में आया? चलो डन। अब ये देख के टेंशन मत लो, आगे जाके इनवॉइसेस आने वाला है, हम एकदम डिटेल में समझेंगे। एसजीएसटी सीजीएसटी इक्वल होता है, ये मैंने आगे आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था 4.1 में। कैलकुलेट कैसे करते हैं? हाफ ऑफ करके, ठीक है। ये देखो ना यार, 12% था तो 6% कर दिया, आधा आधा। 24 था तो 24 का आधा 12, ठीक है, ऐसे करके कैलकुलेट किया। तो ऐसे जीएसटी का इफेक्ट आता है। अब जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा ना, तो वो इतना बड़ा चेन नहीं है, छोटा छोटा चेन है, 2 लोगों का या 3 लोगों का, तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, काफी सिंपल होगा। बिल्कुल टेंशन मत लो, बहुत ज्यादा इजी है। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब समझ में आएगा। थियरी जब समझते हैं तो कभी कभी डिफिकल्ट लगता है, कोई भी वीडियोस में ये समझाएंगे नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये समझना चाहिए, क्या है ये एरोज, क्यों गवर्नमेंट ऐसे टैक्स कलेक्ट करती है, ये सब समझना बहुत जरूरी है। चलो अब शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 4.2। 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ रुपीज 1,05,000 रुपीज एट द टाइम ऑफ परचेज, ठीक है। जब उसने कुछ माल खरीदा तब उसने इतना जीएसटी भरा था, ओके। किससे तो माल खरीदा, जिससे भी माल खरीदा वो पैसा लेगा तब जीएसटी तो लेगा ही ना, फ्री में तो देगा नहीं, बिकॉज जीएसटी तो पता है कि एंड में कस्टमर से आने वाला है अपने को। एंड कलेक्टेड जीएसटी ऑफ रुपीज 1,22,500 एट द टाइम ऑफ सेल। चेतना स्टोर ने, ठीक है, जब माल खरीदा, इनपुट बोलते हैं जिसको, क्योंकि उसके पास माल आया ना, इनपुट। खरीदा मतलब परचेज, उसको इनपुट बोलो या परचेज बोलो, परचेज मत बोलना, लेकिन जब परचेज दिख रहा है तो समझ जाना इनपुट है, क्योंकि उसके पास माल आ रहा है, इनपुट, अंदर, इनपुट, ठीक है। अब कोई फ्री में माल तो देगा नहीं, माल का पैसा लेगा प्लस उसके ऊपर जीएसटी लेगा। कितना जीएसटी लिया? टोटल जीएसटी लिया 1,05,000 रुपीज। जब चेतना स्टोर ने ये माल बेचा मतलब उसके पास अंदर आके बाहर चला गया, बाहर जाना मतलब आउटपुट, ठीक है, बाहर। तो आउटपुट को सेल भी बोलते हैं। जब बेचा तो सेल होता है ना, तो सेल मतलब डिस्काउंट वाला सेल नहीं, सेल मतलब बेचना। तो उसने जब आउटपुट किया तब माल तो पैसे में बेचा होगा, प्लस हर एक कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट किया। टोटल जीएसटी कितना लिया उसने? 1,22,500, ठीक है। ये तारीख से ये तारीख के बीच में जो भी है उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। फाइंड द जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर्स। मैंने आपको बताया था कि हर एक बिजनेस वाले को जीएसटी भरना पड़ता है, लेकिन अगर उसने 1,22,500 रुपए कलेक्ट किया जीएसटी, तो टोटल ये दे देगा क्या? ये पूरे का पूरा जीएसटी वो भर देगा क्या गवर्नमेंट को? नहीं भरेगा। क्यों? वो बोलेगा यार मैंने ये जीएसटी जब खरीदा था माल तब भी भरा था, ये मुझे मिला है, तो ये जो भी मिला है इसमें से मैं इतना पैसा अपनी जेब में डाल लूंगा, फिर जो पैसा मेरे पास बचा, ये पैसा निकाल के इसमें से जो बचा वो मैं गवर्नमेंट को भरूंगा जीएसटी। ये होता है जीएसटी का लॉजिक। आया समझ में? तो ये क्वेश्चन पूछा है फाइंड द जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर्स। तो सिंपल लैंग्वेज में ये जो आया 1,22,500, उसमें से क्या माइनस कर देंगे? ये कॉमा हटा दो, क्या माइनस कर देंगे? 1,05,000 रुपीज, ठीक है। 0 0 5 5 0 2 - 0 2 2 और ये 0, 22,000 रुपए। तो ये टोटल पैसा आया, इसमें से इतना उसने अपनी जेब में डाल दिया चेतना स्टोर वाले ने, तो उसके पास बचा 22,000 रुपए। ये 22,000 रुपए उसने गवर्नमेंट को दे दिया और क्या बोला? भाई ये ले लो जीएसटी।
लेकिन इतना सिंपल नहीं है ऐसे लिख के बता दो। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब ये परचेज और सेल भूल जाओ, उसको बोलते हैं। हमेशा इनपुट और आउटपुट वर्ड यूज करना ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे। इनपुट का मतलब क्या है? ये चेतना स्टोर ने ये माल अपनी दुकान में अंदर लिया। अंदर मतलब इन, तो इनपुट। ठीक है, तो ये जो टैक्स है उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स, क्योंकि ये खरीदने के लिए उसको ये टैक्स देना पड़ा। चेतना स्टोर ने जब ये माल बेचा, बेचा मतलब दुकान से माल बाहर गया, आउटपुट। तो जब माल बेचा तब ये टैक्स कलेक्ट किया, बाहर गया तब, इसलिए उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। ओके, इनपुट टैक्स बिकॉज ये इनपुट के टाइम भरा, आउटपुट टैक्स बिकॉज ये आउटपुट के टाइम भरा, जब दुकान से माल बेचा। ये वर्ड समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर जीएसटी हमने कैसे निकाला? इसमें से ये माइनस कर दिया, क्योंकि ये पैसा तो उसने ऑलरेडी चेतना स्टोर ने भर दिया था। डोनेशन करने थोड़ी ना बेटा, बिजनेस चला रहा है, गवर्नमेंट को ही दे देगा सब, तो खुद दुकान कैसे चलाएगा? तो बोलेगा ये जो पैसा जमा किया, ये कलेक्ट किया, उसमें से ये मैंने भाई ऑलरेडी भर दिया था। जो आगे वाला दुकान वाला है उसको मैंने भर दिया था, दुकान, होलसेलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर जो भी है। तो इसमें से मैं ये वाला पैसा अपनी जेब में डालूंगा पहले, और जो बचा वो गवर्नमेंट को दूंगा। ठीक है, इजी वे में समझना है तो समझो, उसने 10 रुपया जीएसटी यहाँ पे कलेक्ट किया और यहाँ पे उसने 3 रुपया जीएसटी ऑलरेडी भर दिया था। वो क्या बोलेगा? भाई ये 10 पूरा मैं गवर्नमेंट को नहीं दूंगा, मैंने 3 रुपया दिया था, तो ये 10 में से 3 रुपया जेब में डालूंगा, तो बचेगा कितना? 7 रुपीज। वो 7 रुपीज वो गवर्नमेंट को देगा, अगर छोटे नंबर्स में समझना है तो। यहाँ पे नंबर्स बड़े, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो माइनस ही करना है। ठीक है, आया समझ में? पक्का एकदम? ओके, जब लिखेंगे तो एक आध दो वर्ड्स एक्स्ट्रा आएंगे, देख के डरना मत। पहले 2 क्वेश्चंस में आपको वर्ड समझ में आएंगे, फिर आगे के क्वेश्चंस में आपको लगेगा ये तो कॉमन है, नॉर्मल है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसको फेयर में कैसे करेंगे। तो ये सेम फिगर मैंने अच्छे से यहाँ पे बना दिया। आप लोग फ्लोरेसेंट कलर नहीं यूज कर पाएंगे, मैंने आपको समझ में आया इसलिए फ्लोरेसेंट कलर में दिया है। जब मैं जीएसटी लिखूंगा ना, तब हमेशा मैं यही कलर यूज करूंगा। ठीक है, तो चेतना स्टोर ने कुछ माल खरीदा, इनपुट, उसके दुकान में माल आया, उस पर उसने इतना टैक्स भरा। चेतना स्टोर ने जब वो माल बेचा, अपनी दुकान से बाहर निकाला, आउटपुट, तो उस पर उसने इतना जीएसटी कलेक्ट किया। अभी ये वाला एरो बाहर मत डाल देना। माल बेचेगा ना तो कुछ पैसों पे बेचेगा, प्लस उसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट करेगा, जो उसको कलेक्ट करना पड़ेगा। खाली इतने में माल नहीं बेचा और पैसा उसने कलेक्ट किया है, लेकिन वो कितने में कलेक्ट किया है उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। हमको सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि भाई जीएसटी कितना लिया तूने, वो बता दे। ठीक है, तो ये क्या है? ये आउटपुट के टाइम पे कलेक्ट किया, इसलिए उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। आगे के वर्ड्स मत पढ़ो, जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो वर्ड मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। सीधा आंसर मत देखो, या आईटीसी क्या है वो मत देखो, नहीं तो जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान नहीं रहेगा। जब आईटीसी पे पहुंचूंगा तो बोलेंगे सर लेकिन आपने ये कैसे किया? यार पढ़ा रहा था तब तुम आईटीसी पढ़ रहे थे, यहां ध्यान दो। ठीक है, तो आउटपुट के टाइम ये टैक्स कलेक्ट किया तो आउटपुट टैक्स इज 1,22,500। इनपुट के टाइम पे ये टैक्स कलेक्ट किया तो उसको बोला इनपुट टैक्स 1,05,000। ये जो इनपुट टैक्स होता है ना, ये चेतना स्टोर को पता है कि ये अभी फॉर द टाइम बीइंग भर रहा है, थोड़े दिनों के लिए। जब वो माल बेचेगा और उसको पैसा मिलेगा ना, तो ये इनपुट टैक्स वाला पैसा उसको वापस मिलने ही वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें से वो निकाल लेगा ना, जो टोटल पैसा आया इसमें से ये वाला टैक्स निकाल लेगा, खुद की जेब में रखेगा, गवर्नमेंट को थोड़ी ना पूरा दे देगा। इसीलिए ये जो इनपुट टैक्स होता है ना, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि ये पैसा जो है उसको वापस मिलने वाला है। तो यही चीज को वापस लिखने का आईटीसी, और ये नंबर लिख देना है। अलग से क्यों लिखा यहां पे? इनपुट टैक्स इक्वल टू आईटीसी करके ऐसे क्यों नहीं लिखा? नहीं लिख सकते, क्योंकि आगे जाके जब चेन कॉम्प्लिकेटेड होगी तब इतना इजीली नहीं बनता, इसलिए हम पहले से ये स्टेप लिखेंगे। ठीक है, यहां तो अब मैंने वो भी नहीं लिखा, आईटीसी फॉर और आईटीसी ऑफ चेतना स्टोर्स, नहीं तो वो भी लिखना चाहिए। चलो यार लिख देता हूं वो भी। तो यहां पे मैंने लिख दिया आईटीसी फॉर चेतना स्टोर्स, कितना? 1,05,000 रुपए। ये क्यों लिखा है भाई साइड में? क्योंकि अगर मुझे बिजनेस करना है तो मुझे याद रखना है भाई, ये जो है ना पैसा 1,05,000 अभी मैंने खर्चा करके भरा है, मेरी जेब से गया है, लेकिन जब मैं आगे जाके जीएसटी कलेक्ट करूंगा तो ये पैसा जो मैंने मेरी जेब से दिया है वो मुझे वापस लेना है। ठीक है, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट मुझे मिलने वाला है, तो ये इसलिए एकदम इंपॉर्टेंट नंबर बन जाता है, क्योंकि ये मुझे वापस मिलने वाला है। अब चेतना स्टोर ने ये सब करने के बाद गवर्नमेंट को जीएसटी तो भरना पड़ेगा, धंधा चला रहा है, बिजनेस चला रहा है, तो गवर्नमेंट बोलेगी टैक्स निकाल। तो वो कितना टैक्स देगा? जीएसटी कितना देगा? जो भी उसने पैसा कलेक्ट किया आउटपुट टैक्स माइनस ये जो आईटीसी उसने खुद के जेब से भरा था, वो इसमें से निकाल लेगा ना आउटपुट टैक्स में से,
तो माइनस आईटीसी। आईटीसी वर्ड यूज कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म, टेक्स्ट बुक में हर जगह यूज किया हुआ है। ये फॉर्मूला है जीएसटी का आउटपुट टैक्स में से आईटीसी निकाल लेने का। अब कोई बच्चे बोलेंगे सर सीधा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्यों नहीं लिखा, सेम तो है इनपुट टैक्स और आईटीसी। आगे जाके लंबी चेन होगी तब ये डायरेक्टली करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए चुपचाप आईटीसी करके ही लिखो। और फॉर्मूला यही दिया हुआ है, तो आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, आउटपुट टैक्स की वैल्यू ये है, आईटीसी की ये है, माइनस करके आएगा ₹22,000। तो फाइनल आंसर हम लिखेंगे जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर्स इज ₹22,000। ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये डायग्राम हमको नहीं समझ में आता। अगर डायग्राम नहीं समझ में आता तो चुपचाप वीडियो रिवाइंड करो और डायग्राम देखो। अगर ये नहीं बनाया ना, 99% बच्चे इनपुट आउटपुट में कंफ्यूज होके उल्टा नंबर ले लेंगे। ठीक है, फिर वो चीटिंग करेंगे कि अरे अपने को पता है यार कि आउटपुट टैक्स तो इनपुट टैक्स से ज्यादा ही होता है, तो आउटपुट टैक्स का वैल्यू हम बड़ा नंबर लेंगे, इनपुट टैक्स का छोटा नंबर लेंगे, फिर माइनस करेंगे तब देख लेंगे। एक्चुअली देखने जाएंगे तो ये ट्रिक काम करती है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो ना यार। हर जगह ट्रिक करना थोड़ी ना, ये थोड़ी ना फॉर्मूला है, ये तो कॉन्सेप्ट है। आगे जाके जब बिजनेस करोगे तभी कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो अभी समझ लो, बाद में अगर एकदम ही नहीं समझ में आता तो याद कर लेना जैसे आपको दिमाग में लगाना है, बट मैं आपको कॉन्सेप्चुअली सिखा रहा हूं। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करो और अच्छे से समझो, और ये आपको बनाना है, कुछ भी कर लो, ये आपको बनाना है। ठीक है, कर लिया कॉपी, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है नाजमा इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ये नाम दिया है ना नाजमा, इसलिए लोगों को डरते हैं अरे ये तो कंपनी थोड़ी ना है। प्रोप्राइटर मतलब वो कंपनी की ओनर है, मतलब उसकी कंपनी। ठीक है, एंड शी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, मतलब उसको जीएसटी तो भरना ही है। शी हैज पेड जीएसटी ऑफ ₹12,500 ऑन परचेस। जब उसने माल खरीदा कहीं से तो उसने 12,500 जीएसटी भरा। एंड कलेक्टेड ₹14,750 ऑन सेल। जब उसने वही माल बेचा तो बेचेगी तभी जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा। कितना किया? 14,750। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी? देखा, पूछा ना आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी क्लेम्ड। क्लेम्ड क्यों? क्योंकि ये पैसा तो वापस मिलेगा उसको। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल? जीएसटी नहीं, जीएसटी। तो नाजमा की दुकान ये है, उसने क्या किया? उसने कुछ माल खरीदा। अभी उसने कुछ माल खरीदा और कुछ माल बेचा। जब उसने माल खरीदा इनपुट, तब उसने कितना जीएसटी दिया? 12,500। ये वाला जीएसटी उसने भरा। जब उसने यही माल जब बेचा तो उसने कितना जीएसटी कलेक्ट किया? उसने 14,750 जीएसटी कलेक्ट किया। ठीक है, अब आईटीसी क्या होता है? आईटीसी तो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, जो उसने टैक्स भरा था स्टार्ट में 12,500, वही उसका आईटीसी है ना। इनपुट टैक्स ही आईटीसी होता है, बताया ना मैंने आपको, लेकिन लिखना पड़ेगा अलग से। ऐसे मत बोल देना कि अरे कितना ऑब्वियस है यार, इनपुट टैक्स आईटीसी होता है, टीचर समझ लो ना। टीचर 0 देगी उसके लिए, लिख के बताना पड़ेगा स्टेप वाइज। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल? इसने इतना जीएसटी कलेक्ट किया, सीधा भर देगी क्या? नहीं, नाजमा बोलेगी मैं तो स्मार्ट बिजनेसमैन हूं, बिजनेस वुमन। ठीक है, स्मार्ट बिजनेस वुमन हूं। मैंने इतना कलेक्ट किया, उसमें से मैंने जो खुद से भरा था वो मैं इसमें से निकाल लूंगी, फिर मैं जीएसटी भरूंगी। तो गवर्नमेंट को वो जब जीएसटी भरेगी तब क्या करेगी? वो 14,750 में से ये 12,500 निकाल देगी। तो बचा कितना? बचा 2,250। ये वाला जीएसटी वो गवर्नमेंट को भर देगी। ठीक है, अगर ये जीएसटी उसने गवर्नमेंट को नहीं भरा ना, तो गवर्नमेंट नाजमा की दुकान पे रेट डाल के 2,250 रुपीज ले लेगी, या फिर उसका बिजनेस बंद कर देगी, बोलेगी तुमने जीएसटी नहीं भरा, बिजनेस नहीं कर सकते। इसलिए भरना तो इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको बिजनेस चलाना हो। ओके, ये लॉ के अकॉर्डिंग है, अगर आपने नहीं भरा तो आप लॉ तोड़ रहे हो। तो इसका फाइनल आंसर तो इतना इजीली आ गया। और ये रफ था, रफ में आपको समझ में आया मैंने कैसे एक्सप्लेन किया। ये डायग्राम एक बार बनाओगे ना तो चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। ठीक है, इसलिए हमेशा हम बनाएंगे। ये पिंक कलर का जो मैंने लिखा है ना, दिस इज नथिंग बट जीएसटी पेएबल टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को ये पैसा जाएगा। कौन देगा? नाजमा ही देगी। ठीक है, चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं फेयर में। तो फेयर में इसका सोल्यूशन ऐसे आएगा, नाजमा ने कुछ माल खरीदा, कुछ माल बेचा। जो माल खरीदा था उस पर इतना जीएसटी दिया था, जो माल उसने बेचा उस पर इतना जीएसटी उसने कलेक्ट किया। तो ये बेचा उसके ऊपर कलेक्ट किया, इसलिए उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। ये माल अंदर आया था उसके पास इसलिए उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। जो इनपुट टैक्स होता है वही होता है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अपन बोलेंगे आईटीसी फॉर नाजमा। ये फॉर नाजमा लिखना, क्योंकि आगे जाके जब कस्टमर के नाम अलग अलग बढ़ेंगे तो अलग अलग लोगों का अलग अलग आईटीसी होगा। तो आईटीसी फॉर नाजमा क्या है?
ये जो इनपुट टैक्स भरा था वो 12,500। जीएसटी पेएबल, यार यहाँ पे मैं एरो नहीं बता रहा बिकॉज फिर पूरा फिगर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे वो एरो बना के जीएसटी पेएबल नहीं लिखा है, वो आपके समझने के लिए बनाया था। जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, आउटपुट टैक्स है 14,750, आईटीसी था 12,500, माइनस करके आया 2,250, ये 2,250 अपना जीएसटी पेएबल है। तो दो चीजें पूछी थी, द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी क्लेम्ड इज रुपीज 12,500 एंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल इज रुपीज 2,250। खत्म, फुल मार्क्स मिलेंगे इसके। ये बनाओगे तो अच्छा भी दिखेगा और टीचर को समझेगा इसने लॉजिकली लिखा है, इसको कंफ्यूजन होने ही नहीं वाला इसमें कभी। हो सकता है टीचर कंफ्यूज हो और उसको भी समझ जाए, ठीक है, बिकॉज ये चीजें हैं कॉम्प्लिकेटेड, ये इनपुट आउटपुट में बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है। ओके, एकदम क्लियर है? वीडियो पॉज करो, फटाफट से कॉपी करो। चलो, सबने अभी कॉपी करना है, बाद में नहीं, स्कूल की नोटबुक कंप्लीट करेंगे तब कर लेंगे, ये सब नहीं है, अभी के अभी करना है। हम समझने के लिए कर रहे हैं, स्कूल की नोटबुक कंप्लीट करने के लिए नहीं। बेशक आप जब स्कूल की नोटबुक कंप्लीट करके वीडियो देख रहे हो तो देख के कॉपी कर करके कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन अभी आपको समझना है। डन? तो बच्चों, आज के लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 4.2 में मैंने आपको सारे बेसिक्स कराए, प्रैक्टिस सेट 4.1 भी थोड़ा बहुत रिवाइज कराया फॉर्मूले, एंड इसके सारे कॉन्सेप्ट्स करने के बाद हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझा। ठीक है, तो आज का लेक्चर काफी लंबा हो गया है, इसको यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी जीएसटी क्या है वो अच्छे से समझ में आ जाए। अगर बहुत सारे लोग सेम तरीके से सॉल्व करेंगे तो कंफ्यूजन सबको कम होगा, नहीं तो सारे लोग अलग अलग मेथड से करेंगे तो आपको लगेगा उसका मेथड रॉन्ग है, सही है, आपका गलत है, आपका सही है, कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी जीएसटी अच्छे से समझ में आ जाए और चैनल को भी सपोर्ट मिल जाए। अगर चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो कर लो यार सब्सक्राइब, नीचे बटन है देखो, उस पर क्लिक कर दो, उसके बाजू में बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दो ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। मैं बहुत ज्यादा वीडियोस इस पे डालने वाला हूं, सॉल्व एग्जाम्पल्स पे, प्रैक्टिस सेट पे, प्रॉब्लम सेट पे, क्वेश्चन पेपर्स पे, स्ट्रैटेजी पे कि कैसे पढ़ाई करनी है, प्रीलिम्स कैसे देने हैं। तो अगर आप नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तो आपको हमेशा वीडियो मिल जाएगा और आप वो वीडियो मिस नहीं करेंगे। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं हर एक कमेंट पे रिप्लाई नहीं करता, लेकिन कमेंट्स में पढ़ता हूं, हर एक कमेंट पढ़ता हूं और पढ़कर मुझे खुशी होती है जब आप बोलते हैं कि आपको समझ में आया। मुझे और मोटिवेशन आता है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं वो किसी के काम आ रही है, ठीक है, किसी को समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है सबको स्कूल में नहीं समझ आता। इतने सारे बच्चे एक साथ बैठते हैं, मस्ती हो रही है, नहीं समझ आता, मुझे भी नहीं समझ आता था काफी कुछ। ठीक है, तो जब भी आप कमेंट्स में लिखते हैं मुझे अच्छा लगता है, तो कमेंट्स में बताओ आपको कैसा लगा वीडियो। Thank you so much for watching this video.